वार्ता में सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी दो बैठकें, एक हमारे जो लोकसभा के क्लस्टर इंचार्ज और उसके साथ साथ लोकसभा के हमारे संयोजक और प्रभारी, और अभी ये दूसरी जो बैठक है इसके अंदर हमारी प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति उसकी हमारी बैठक है। दो बैठकें हमने लोकसभा चुनाव 2024 उसके प्रबंधन को लेकर के कि लोकसभा के अंदर आगामी क्या क्या कार्य हैं। कल हमारे 10 के 10 चुनाव कार्यालय लोकसभाओं के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे आदरणीय प्रभारी विप्लव देव जी, उनके कर कमलों के द्वारा वो पूरी 10 के 10 लोकसभाओं में खुल जाएंगे और हमारे कई अभियान हैं, उसको लेकर के आज चर्चा की है। गांव गांव चलो अभियान, उस अभियान को लेकर के जो पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुए, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए, समाज के विभिन्न वर्गों से मिलते हुए हमारे गांव के अंदर जो हमारा प्रवासी कार्यकर्ता जाने वाला है उसको लेकर के आज डीपली चर्चा हुई है। गांव के अंदर जो विकास के कार्य पिछले 10 वर्षों में हुए हैं, प्रदेश के अंदर हमारी लोकसभाओं के अंदर केंद्र और प्रदेश ने जो विकास के कार्य कराए हैं, उन सब बातों को लेकर के आज एक बड़ी बैठक और आगामी हमने लोकसभा के अंदर लोगों से संपर्क करते हुए लोकसभा की 10 की 10 सीटें नरेंद्र मोदी जी को देकर के इस 2024 के चुनाव के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा की प्रमुख भूमिका उसके अंदर रहेगी। उसको लेकर के आज थोड़ा सामने देखो अध्यक्ष जी, ऊपर देखो थोड़ा। ये हमारी बैठकें आज यहाँ पर आयोजित हुई है। जैसा मैंने कहा भी है कि हमारे जो कार्य हैं, गांव गांव चलो अभियान और हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें और हमारे जो लाभार्थी हैं, जो पात्र व्यक्ति हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो प्रदेश के अंदर लगातार अभी चल भी रही है और बहुत स्थानों को उसने कवर किया है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का एक विजन था कि कोई पात्र व्यक्ति सरकार की योजना से छूटे नहीं, उस तक सरकार पहुंचनी चाहिए। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां तक उन तक पहुंचा गया और जो लाभार्थी थे उनसे भी, और आगामी जो अभी कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं कार्यालय से लेकर के उसकी मैनेजमेंट तक, वो सारे के सारे विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। तो अध्यक्ष जी, एक तो आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपना जो पैतृक घर है वो बच्चों की ई लाइब्रेरी के लिए समर्पित कर दिया समाज के लिए। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस प्रकार के जो समाज हित के काम हैं और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई भी देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने पैतृक घर को बच्चों के, उनका भविष्य आगे बढ़े और उनको वहां पर पढ़ने के लिए वो स्थान लाइब्रेरी जो बनाई है, उसके लिए आने वाली जो हमारा युवा साथी है उसको बड़ा लाभ उसका मिलने वाला है। जो वो दिया है उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं और जो युवा उसके अंदर पढ़ेंगे वो सब बधाई के पात्र हैं। उन सबको भी ये जो घर दिया है, उससे पहले भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1 एकड़ भूमि वो समाज के काम के लिए वो दी है ताकि समाज उसका उपयोग कर सके।
अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा जिस तरह से रैली कर रहे हैं, नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। देखिए, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है और पार्लियामेंट्री बोर्ड सारे विषयों को लेकर के चर्चा विचार करता है और जो निर्णय होता है वो सब हम मानते हैं। भूपेंद्र हुड्डा जिस तरह से रैली कर रहे हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आती है तो फिर से हरियाणा को नंबर 1 बनाएंगे। देखिए, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, 2014 से पहले किसानों को 2 रुपए का चेक मिलता था, उसमें नंबर 1 हरियाणा था। किसानों को, युवाओं को वो उसके रेट तय होते थे नौकरी के, उसके अंदर नंबर 1 था। हरियाणा के अंदर भेदभाव, एक क्षेत्र का विकास हो रहा है, एक क्षेत्र विकास से मंसूब रह जाता था, इसके अंदर नंबर 1 था। और लोगों के साथ भेदभाव होता था, उसके अंदर नंबर 1 था। दलितों के ऊपर जो अत्याचार इसकी सरकार के अंदर हुए हैं, अनुसूचित जाति के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, उसके अंदर नंबर 1 था। ये बिजली की बात लगातार जब से सत्ता के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे तब से ये बात बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लोगों को 4 घंटे ही 5 घंटे बिजली उपलब्ध होती थी। इस तरीके से ये नंबर 1 था। अदर स्टेट्स के अंदर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बात बोल रहे हैं, क्योंकि लोग आज उसकी बात के अंदर आने वाले नहीं हैं और लोग इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि इन्होंने क्या काम किए हैं। भ्रष्टाचार के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय के अंदर हरियाणा नंबर 1 के ऊपर था। ये सारी की सारी बातें लोग बखूबी जानते हैं। किसान को अगर फसल बेचनी होती थी तो उसके अंदर भी उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, वो भी किसान जानता है। उसके अंदर भी हरियाणा नंबर 1 था। हरियाणा के किसानों की जमीन लैंड माफियों को वो एक्वायर करके दे दी गई, उसके अंदर भी हरियाणा नंबर 1 था। मनोहर लाल जी ने तो आकर के उसको छुड़वा करके उन किसानों के सुपुर्द करने का काम किया है। ये जो भ्रष्टाचार जो कार्य किए हैं, उस यात्रा के माध्यम से आज देश भी जानना चाहता है, प्रदेश जानना चाहता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि आपने पिछले 10 वर्षों में कितनी नौकरियां हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं को दी हैं, किस आधार के ऊपर दी हैं, क्या आपने उसके लिए पैरामीटर तय किए हैं, वो भी बताने का आप काम करें। मनोहर लाल जी ने इन 10 वर्षों के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के आज गरीब मां का बेटा भी, आज एक छोटी दुकान करने वाला व्यक्ति भी, उसका बच्चा SCS अधिकारी लग जाता है। ये मनोहर लाल जी के समय के अंदर ये सुनिश्चित हुआ है। आज गरीब व्यक्ति का, आज पिछड़े व्यक्ति का मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर विश्वास बढ़ा है। विश्वास बढ़ाने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है पिछले 10 वर्षों के अंदर। और जब ये 2024 के अंदर हम हैं तो हम पूरी मजबूती के साथ, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा संगठन का ढांचा वो खड़ा हो गया है, लोगों से लगातार उसके अंदर संपर्क करने का, चाहे गांव-गांव जाकर के लोगों से सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के बारे में चर्चा करने का है, और चाहे जो विकास के कार्य हुए हैं उनके बारे में, या कुछ काम अगर कोई गांव के अंदर छूटे हैं उनसे भी फीडबैक लेने का। क्योंकि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव के अंदर गई है, उसके अंदर भी हमारे पास एक फीडबैक आया है। उस फीडबैक के आधार के ऊपर भी जो काम लगातार प्रायोरिटी के ऊपर हैं, जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिनकी सेकंड प्रायोरिटी है, जो थर्ड प्रायोरिटी के हैं, ऐसे सब कामों को पूरा करने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं। उस तक सरकार की योजना और सरकार के लाभ और योजनाओं के लाभ पहुंचने चाहिए, उसको लेकर के हमारी सरकार काम। मानेसर लैंड डील में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ईडी ने आज फिर से बुलाया, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, देखिए, विषय नहीं, ये नहीं है, क्योंकि जब समय लगता है, ईडी अपने तरीके से, अपने उसके अंदर स्वतंत्र एजेंसी है, वो किसी भी व्यक्ति को अगर उसको कहीं शक होता है
कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है तो वो बुलाएंगे, अगर भ्रष्टाचार नहीं है वो बताए जा करके वहां पर भी कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। परंतु अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके बारे में उसका बताना, उसका पूछना, उसका पूछना वो बनता है। FIR भी हो चुकी, लेकिन अब तेजी क्यों है? नहीं देखिए, तेजी का नहीं, हरियाणा के अंदर अगर आप लोग देखेंगे और स्थानों के ऊपर भी ईडी जहां जहां पर भी उनको लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ गलत हथकंडे अपना करके इनकम अर्जित की गई है, ईडी क्योंकि स्वतंत्र एजेंसी है वो अपने तरीके से काम कर रही है। बीजेपी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई पूछताछ की नहीं देखिए, क्योंकि जो ही ईडी को मैंने कहा है कि समय लगता है, वो अपने तरीके से अपने उसका एक एजेंडा है काम करने का, उसका अपना एक तरीका है, उस तरीके से वो काम कर रहे हैं। ये नहीं है केजरीवाल साहब को 3 बार ईडी ने बुला लिया, वो पेश ही नहीं हो रहे। अरे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, जो ये बात बोलता था कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, आप जाकर के बताएं तो कम से कम उनको भी ये पैसा यहां से आया है, इस लाइन से ये पैसा आया है, बताने में कोई अर्ज है क्या? बताना चाहिए। और ईडी जब पूछ रही है तो देश पूछ रहा है, इसको बताना चाहिए। लेकिन केजरीवाल ये कहते हैं कि उस मामले में ऐसा कोई भी पैसा भी नहीं मिला, नहीं मिला तो बताए ना वो जाकर के, कोई उसको ये थोड़ी कह रहा है। ईडी ने अगर कोई शक जाहिर किया है तो जाकर के बताना चाहिए, अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसको बताना चाहिए जाकर। कोई नौकरियों के मामले में आप कहते हो कि सरकार निष्पक्षता दे रही है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि जो आखिरी 5 साल के हो जाते हैं जब ये निकालते हैं ग्रुप डी की, इस तरह की लोगों को पकड़ना। नहीं देखिए, ये क्योंकि प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर लगभग 1,10,000 से ज्यादा सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी हैं। अगर हम इनका 2014 से पहले का आंकलन करें, 2014 से पहले अगर नौकरी निकलती थी तो उसका रेट भी निकलता था, रेट होता था, आम चर्चा आती थी, और वो चर्चा बिना पैसे के नौकरी नहीं लगती थी, परंतु उसकी सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं उनको भी ताक के ऊपर रख दिया जाता था। व्यक्ति पैसा भी देता था, पैसा देकर के कोर्ट उसको बाहर कर देता था। घूम रहे हैं आपके सामने हैं, सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, कोर्ट ने बाहर कर दिए हैं। कोर्ट का अपना एक उनका सिस्टम है, जो न्यायिक प्रणाली है, न्यायिक प्रणाली अपने तरीके से काम करती है, उसके ऊपर भी कोई दबाव नहीं है। जिस प्रकार से ईडी काम कर रही है, ईडी भी स्वतंत्र एजेंसी है, न्यायपालिका अलग एजेंसी है, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। इतने बच्चों ने वो नौकरी लगे हैं, परंतु प्रक्रिया गलत है, और उसके प्रक्रिया के तहत कोर्ट ने उनको बाहर कर दिया। ये गलती तो जिसने इस भ्रष्टाचार को जन्म दिया है उन लोगों की गलती है, और उसका खामियाजा वो बच्चे भुगत रहे हैं जिनको ऊपर ये कार्रवाई हुई है। ये तो भ्रष्टाचार होकर के वो चला गया। ऐसा तो अभी भी हो रहा है आपकी सरकार। आप बताइए कहाँ हो रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आप बताइए। जो आप कह रहे हैं कि कोर्ट से कैंसिल हो गई भर्ती और बच्चे भटक रहे हैं, ऐसा तो आपकी सरकार। देखिए, पेपर लीक कह रहे हैं कि पेपर लीक हर भर्ती के होंगे, एक भी ऐसा नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आज हरियाणा प्रदेश के सामने आपके कैमरे के ऊपर बैठा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ, आप एक भी ऐसी नौकरी लेकर के आइए जिसके ऊपर भ्रष्टाचार हुआ, मनोहर लाल जी ने तुरंत उसको सलाखों के जेल के पीछे भेजा, जो उसके पीछे काम करने वाले लोग थे, चाहे वो अधिकारी था, अधिकारी को भी नहीं बख्शा, क्योंकि मनोहर लाल जी का एक एजेंडा है, 0 टॉलरेंस के ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। बच्चों का विश्वास बढ़ा है मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर। ये मुझे भी गर्व है इस बात का कि आज युवा का विश्वास बढ़ा है कि नौकरी पढ़ने से मिलेगी, नौकरी टेस्ट क्लियर करने से मिलेगी, नौकरी किसी भी विधायक मंत्री के चक्कर काटने से नहीं मिलेगी। ये एक विश्वास युवा का बड़ा है। आज युवा इसी कारण से मनोहर लाल जी के साथ खड़ा है। लेकिन केजरीवाल कल चीन में उन्होंने कहा कि जो सरकार नौकरी नहीं दे सकती उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। चीन में कहा केजरीवाल ने, क्या कहा है? जो सरकार नौकरी नहीं दे सकती, रोजगार नहीं दे सकती, उस सरकार को रहने का अधिकार नहीं। केजरीवाल साहब का 10 साल का कार्यकाल हो गया है और लगभग 2.5-3 साल का पंजाब के अंदर हो गया। केजरीवाल साहब ने आकर के श्वेत पत्र जारी एक करना चाहिए था जींद के अंदर कल आकर के, कि मैंने दिल्ली के अंदर इतनी नौकरियां दी हैं और मैंने पंजाब के अंदर इतनी नौकरियां दी हैं, वो बताना चाहिए लोगों को आकर के। खाली आकर के एक बवंडर तैयार कर देना और बोल देना, किसी के ऊपर आरोप लगा देना। केजरीवाल साहब तो ये भी बोलता था
केजरीवाल साहब का जो जन्म हुआ है वो कौन सी स्टेज से जन्म हुआ है? मैं आज ये बताना चाहता हूं, उसका जन्म उस स्टेज से हुआ जब पूरा का पूरा देश भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा था। केजरीवाल साहब मंचों के ऊपर खड़े होकर के बोलता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, परंतु दूसरी तरफ अगर आप लोग देखेंगे उसके उप मुख्यमंत्री, उसके मंत्री, उसके सांसद वो तिहाड़ जेल में पड़े हैं। यही अगर प्रक्रिया आप पंजाब की तरफ नजर उठाएंगे, पंजाब के अंदर भी उसके मंत्री वो जेल के अंदर पड़े हैं, कहीं की वीडियो वायरल हो रही है भ्रष्टाचार को लेकर के। परंतु कहना तो आसान है, परंतु उसको करना वो बड़ा मुश्किल है। जो नरेंद्र मोदी जी ने, जो मनोहर लाल जी ने किया है वो काबिल तारीफ है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और उन योजनाओं को, उन बातों को लेकर के लोगों में भी एक संतोष का भाव है कि ये सरकार ये ईमानदारी से काम कर रही है, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार है, चाहे मनोहर लाल जी की सरकार है, लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतर रही है। 3 राज्यों में जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, क्या हरियाणा में भी जरूरत है? देखिए, ये कोई मेरा विषय नहीं है, ये मेरा विषय नहीं प्रदेश अध्यक्ष होने का मेरा विषय नहीं है ये अच्छा मेरा विषय नहीं। अध्यक्ष जी, ये ठीक है कि ईडी अपना काम करती है, आप कहते हैं स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों में ये चर्चा है जिस तरह से विपक्ष के ऊपर ईडी हावी है, भारतीय जनता पार्टी का ना तो कोई उनका मंत्री निशाने पे है, ना सेंटर का निशाने पे है, ना विधायक निशाने पर। ऐसा क्या दूध का धुला हो गया? भारतीय जनता पार्टी की कोई कमी नहीं है। नहीं, देखिए, आपने जो कहा है कि विपक्ष के ऊपर ईडी हावी है, आपने शायद देखा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि जितनी ईडी ने कार्रवाई हरियाणा के अंदर जहां जहां की है, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे क्यों नहीं? ये सवाल है जनता नहीं, का। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई इस प्रकार का व्यक्ति है उसके खिलाफ भी होती है। सारे ईमानदार हैं, सब। हाँ, उसके खिलाफ भी होती है। सब ईमानदार हैं। अरे आप देख रहे हैं, आप बताइए ना, कोई अगर ऐसा है तो आप बताइए। तो आपका मुकाबला कांग्रेस से या मधु पार्टी? देखिए, क्योंकि अभी आप लोगों ने पिछले चुनाव के अंदर देखा है, कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट किया। नैरेटिव ये सेट किया कि भाई राजस्थान तो बीजेपी ले रही है, मध्य प्रदेश के अंदर टक्कर है और वो हम ले जाएंगे टक्कर में, और छत्तीसगढ़ हमारा आ रहा है। परंतु देश की जनता नरेंद्र मोदी जी और कमल के फूल के साथ खड़ी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, योजनाबद्ध तरीके से किए हैं, एक एक व्यक्ति तक योजना पहुंचाई है, उसका लाभ पहुंचाया। पहली बार ये 55 सालों के बाद अगर आप लोग देखेंगे, 55 साल कांग्रेस ने शासन किया, 10 साल का नरेंद्र मोदी जी का शासन, और उस शासन के अंदर देश का एक नया इतिहास लिखा गया है। देश के इतिहास के साथ साथ दूर दराज बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया गया है। उसका परिणाम ये निकला कि जो नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया था उसको धराशायी जनता ने किया, और तीनों राज्यों के अंदर बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिला। 2024 के अंदर भी देश के अंदर एक बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये सुनिश्चित इस देश की जनता ने कर दिया। अच्छा, खड़गे जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि एक लास्ट क्वेश्चन है। मोदी जी को राहुल गांधी की वजह से नींद नहीं आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी मोदी को विष्णु का 11वां अवतार बनाने पर तुली हुई है। देखिए, मोदी जी तो आराम से काम कर रहे हैं, गरीब के हित में काम कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति गरीब को कोई हेल्प देता है, उसको मजबूत करता है, तो उसको संतुष्टि होती है। मोदी जी तो गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचा करके आराम से रहते हैं, परंतु जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, नींद तो उन्होंने नहीं आ रही है। मोदी को तो ठीक नींद आ रही है। आप सबका साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रेस में।